लास्ट क्लास में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित एक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। उसकी फॉर्मेटिंग हमने कर ली थी और जो आपने मुझे आंसर लिखकर भेजे थे टेलीग्राम चैनल पर उनका हमने रिव्यू भी कर लिया। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित एक और क्वेश्चन यूपी पीसीएस में जो आया था उसे देखें और इसका स्केल थोड़ा सा उससे ज्यादा है, तो ये थोड़ा टफर साइड में पड़ता है। इसमें एक्सप्लेन वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग पहले करेंगे, इसको डिस्कशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके आंसर का रिव्यू करूंगा। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहले तो बेसिक स्टेप हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कि डिमांड को देखेंगे, उसके कीवर्ड्स को पहचानेंगे और उसके बाद हम उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। वो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरीय भागों पर उत्पन्न होते तथा स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं, कारण सहित समझाइए। और थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी देख लेना चाहिए कि उससे आपको कीवर्ड जल्दी पकड़ में आते हैं। देखो ऊपर लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड ऑन द ओशियनिक पार्ट, मतलब सागरीय सतह पर उत्पन्न होते हैं। एंड एज सुन एज दे रीच द टेरेस्ट्रियल पार्ट, जब वो स्थल पर पहुंचते हैं, दीज स्ट्रॉम ग्रेजुअली वीकन एंड एंड एक्सप्लेन विद रीजंस। सबसे पहले तो अगर हम इसकी डिमांड को देखें, इसको पहले इसके कीवर्ड्स को पकड़ते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है, उसको हम अंडरलाइन करते हैं। उसने पूछा है कि ये ओशन पर उत्पन्न होते हैं और जब वो टेरेस्ट्रियल पार्ट पर पहुंचते हैं तो यहां पर धीरे धीरे वो कमजोर हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो उसने उसके बाद ये तो हो गए हमारे प्राइमरी कीवर्ड कि इसमें ये ट्रॉपिकल साइक्लोन पर संबंधित है और ये पूछ रहा है कि जब वो स्थल पर पहुंचता है तो उसका क्षय हो जाता है और क्यों हो जाता है। लेकिन उसके बाद देखो जो सेकेंडरी कीवर्ड इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन विद रीजन। और ये हमारा सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। मैंने बताया था आपको आंसर राइटिंग वाली क्लास में कि ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या के साथ साथ क्यों भी बताना होगा, उसके पीछे का लॉजिक देना होगा, उसके पीछे का रीजन देना होगा। तो इसमें हमें एग्जामिनर को समझाना है, पूरी तरह से उसे एक्सप्लेन कर देना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जब लैंड पर पहुंचते हैं, जब उनका लैंडफॉल होता है तो वो धीरे धीरे क्यों समाप्त हो जाते हैं। ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसकी डिमांड को समझना है। अब करना क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में तुरंत दिमाग में आएगा कि हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में है, तो हम देखेंगे उसकी उत्पत्ति की दशाएं क्या है और उसके क्षय होने की दशाएं क्या, उसका ओरिजिन क्यों होता है और उसका क्या क्यों हो जाता है। उसके भी कई कारण हैं, उत्पत्ति के बहुत सारे कारण, लेकिन इसने पूछा है कि वो ओशियनिक पार्ट पर उत्पन्न होता है, तो हमें ये लॉजिक देना होगा कि ओशन पार्ट पर ही क्यों उत्पन्न होता है। तो ये वाला वहां से की लेना है कि ओरिजिन में हमें जो उत्पत्ति का कारण है उसमें ओशियनिक पार्ट वाला लेना है कि ओशन पर ही क्यों उत्पन्न होते हैं, महासागरों पर क्यों उत्पन्न होते हैं। और इनके जो क्षय के भी कई सारे कारण हैं। जैसे एक कारण है कि ये जब लैंड पर पहुंचते हैं, लैंडफॉल होता है तो वहां पर ये समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, अगर ये उच्च वायुदाब क्षेत्र में पहुंच जाए तो भी इनका क्षय हो जाता है। अगर ये ठंडे जल पर पहुंच जाए तो भी इनका क्षय हो जाता है। अगर ये विषुवतरेखीय क्षेत्र में पहुंच जाए तो वहां पर कोरियोलिस बल की ना होने की वजह से तो भी इनका क्षय हो जाता है। लेकिन हमें ये सब नहीं बताना है और ना ही हमें सभी ओरिजिन के कारण बताने हैं। हमें बताना है कि ये ओशनिक पार्ट पर क्यों उत्पन्न होते हैं और जब वो लैंड पर पहुंचते हैं तो क्यों उनका क्षय हो जाता है, क्यों वो धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो अब हम इसकी देखो धीरे धीरे फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको पहचानते हैं सबसे पहले। तो देखो अगर मैं इसकी पहले फॉर्मेटिंग करूं, फिर मैं पूरा का पूरा आपको लिख के चार्ट बना के दिखाऊंगा। वही हमारा नॉर्मल प्रोसेस जो हमेशा होता है। कोई पीपीटी का यूज नहीं करेंगे, मैं यहां लिखूंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे, चार्ट को बना लेंगे। तो पहले तो मैं फॉर्मेटिंग करूं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में, मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का मेरे दिमाग में पिक्चर आ गया। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए कि वो ओशनिक पार्ट पर क्यों उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग करने लगूं तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित। तो अब मैं इसका सबसे पहले लिखूंगा इंट्रो। इंट्रो में हमें पता ही है कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। इसको हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहां पे मैं स्टार्ट कर दूंगा कि इसकी परिभाषा क्या है। अभी लिखेंगे इसको, मैं चार्ट बनाऊंगा इसका, लेकिन पहले हम मोटा मोटा देखें कि हमें इसमें करना क्या है। इसके बाद मैं आऊंगा मेन बॉडी में, का मुख्य भाग होगा।
उसने पूछा है हमसे कि ये ओशैनिक पार्ट पर उत्पन्न होते हैं और जब लैंड पर पहुंचते हैं तो कमजोर होकर क्यों क्षय हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा इसका ओरिजिन का कारण कि उत्पत्ति क्यों होती है, और उसमें भी जोड़ूंगा कौन सा पार्ट ओशन पर क्यों होती है, महासागरों पर क्यों होती है। उत्पत्ति से जुड़ा कारण जो है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है। देखो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके लिए सिर्फ 2 पेजेस होंगे आपके पास, 2 ही पेज है आपके पास, तो ज्यादा जगह नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस मेन बॉडी में ओरिजिन पर आऊंगा और लिखूंगा कि ये ओशन पर क्यों उत्पन्न होते हैं, इसके कारण लिखूंगा, फिर मैं लिखाऊंगा उसको। तो ये हो गया। फिर मैं लिखूंगा कि इनके कमजोर होने का या इनके क्षय होने का, इनके एंड होने का क्या कारण है। तो इनके होने का या वीक होने का और इनके एंड होने का क्या कारण है, उसके कॉजेस को मैं यहाँ पर इसके नीचे जो भी कॉजेस होंगे 1 2 3 4 वो डायमेंशन को हम क्रिएट करेंगे अभी। और उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूंगा, इसका लिखूंगा, और उसमें मैं इसको ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ सकता हूं, आपदा प्रबंधन से भी जोड़ सकता हूं, और ये भी लिख सकता हूं कि इस प्रकार ये लैंड पर पहुंचने पर, लैंडफॉल होने के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो कारण ऊपर लिखे थे उनको कंक्लूड करके लिख दूंगा। तो इसको एक फ्यूचरिस्टिक भी बना सकते थे, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में भी बना सकते थे कंक्लूजन को। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग होगी। लेकिन अब हमें देखना होगा कि यहां पर कौन कौन से पॉइंट है जो हमें क्रिएट करने हैं। तो अब आते हैं हम इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग। देखो इसलिए मैं पहले अब फॉर्मेटिंग करा रहा हूं, बाद में आंसर का रिव्यू इसलिए करूंगा कि पहले आपको पूरी समझ हो कि हमने इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीजें डालनी थी, और फिर हम उसके आधार पर उन आंसर्स को रिव्यू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं हम इस पर अगले पार्ट पे। सबसे पहले अगर मैं लिखूं इसका इंट्रो, इंट्रो तो वही लिखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था कि ये क्या होता है, ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य गर्म महासागरीय सतहों पर, गर्म सतह पर उत्पन्न गहन इंटेंस लो प्रेशर तंत्र है या सिस्टम है। तो ये उत्पन्न कहां होते हैं, 5 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, क्योंकि 0 से 5 के बीच में कोरियोलिस बल नहीं होता। तो 5 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, और कहां पर उत्पन्न होते हैं, गर्म महासागरीय स्तर पर। ये स्थल पर उत्पन्न नहीं होते हैं, सागरीय सतह पर उत्पन्न होते हैं। तो मैंने वो भी जोड़ दिया। और ये होते क्या है, एक लो प्रेशर का। और फिर दूसरी बात हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इनके केंद्र की ओर तीव्र पवनें घूर्णन करती हुई प्रवाहित होती हैं, घूर्णन करती हुई प्रवाहित, या यूं भी लिख सकते थे, इनके केंद्र की ओर तीव्र पवनें उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूर्णन करती हुई प्रवाहित होते हैं। तो ये हम इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन लिख दी। तो ये हमें इसके इंट्रो में डाल देना है। अब हमारे से हम सीधा डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। जो जो उसने पूछा है उसी पे टारगेट रहना है, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जगह कम होती है हमारे पास। और जब आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने आते हो तो तब आप बिल्कुल लास्ट में आ चुके होते हो पेपर के, तो वहां पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समय कम होता है, तो हम सीधा डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो अब अगर मैं लिखूं कि इसके क्षय होने के क्या कारण है, उन पर आ जाते हैं सीधा मेन बॉडी पर। हमने ये पढ़ा था ट्रॉपिकल साइक्लोन में, लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था कि इनकी उत्पत्ति गर्म महासागरीय सतह पर होती है जहां टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। अब क्यों होता है वो भी मैंने वहां समझाया था, क्योंकि ऐसा होने पर वहां पर वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा होती है। वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा होगी तो वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी, और वायु में अगर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी तो ऐसी हवा जब ऊपर उठेगी तो संघनन होगा, और जब संघनन होगा तो संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी, और जब संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी तो उससे ऊर्जा मिलती है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन को। और जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को इस तरह की ऊर्जा नहीं मिलेगी, जब वो स्थल खंड पर पहुंचेगा तो उसको वो आर्द्र वायु की कमी हो जाएगी, और जब वो कमी हो जाएगी तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, क्योंकि उसके ऊर्जा का स्रोत ही समाप्त हो गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखूंगा वो मैं लिखूंगा इसका आर्द्रता के स्रोत का क्षय।
या उसकी समाप्ति, कि जो उसके मॉइस्चर का जो सोर्स था वो ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ओशन ही उसके मॉइस्चर का सोर्स था और मॉइस्चर ही उसको ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं देखो इसका चार्ट बना रहा हूं, आप बना सकते हो। देखो इसके उत्पन्न होने की कंडीशन क्या थी, इसका SST होना चाहिए था 27 से ज्यादा, और अगर 27 से अगर इसका SST ज्यादा है तो यहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, सागरीय सतह पर वाष्पीकरण क्या होगा, कि समुद्र की सतह का तापमान अधिक होने पर वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होने पर वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और वायु में अगर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी और ऐसी वायु का उत्थान होगा, अपवर्ड मोशन होगा उसका, कन्वेक्शन के थ्रू वो ऊपर जाएगी, और अगर इसका उत्थान होगा तो इसका संघनन होगा, और अगर इसका संघनन होगा तो संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी, संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त होगी, और ये संघनन की गुप्त ऊष्मा चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करती है, चक्रवात को ऊर्जा प्रदान। ये तो हमने लिखा उसकी उत्पत्ति का कारण, क्योंकि इसी यही पूछा उसने कि महासागरीय सतह पर उत्पन्न होने के बाद वो लैंडफॉल करते हैं। तो पहले तो मैं लिखूं कि भाई हाँ ये महासागरीय सतह पर उत्पन्न होने उसका ये कारण है। अब बताऊंगा कि लैंड पर जाने पर क्या होता है। तो लैंड पर जाने पर क्या होगा, इस आर्द्रता के स्रोत का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो यहां पर अब फिर पहला पैरे में तो ये लिखूंगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा, और दूसरे पैराग्राफ में मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा कि स्थलीय भाग, अब स्थलीय भाग पर जब पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, आर्द्र वायु की समाप्ति हो जाएगी, आर्द्र वायु की आपूर्ति रुक जाएगी। यहां पर लिख सकता हूं आर्द्र वायु की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी, और आर्द्र वायु की आपूर्ति समाप्त हो गई तो चक्रवात को क्या हो जाएगी, ऊर्जा की कमी, और इसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये क्षय हो जाएगा। ये हमने देखा था, क्योंकि ओशन सरफेस पर था तो लगातार ये आर्द्र वायु की आपूर्ति रहती है, वो लगातार ऊपर उठती रहती है, उससे संघनन होता है, संघनन से संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, उससे चक्रवात को ऊर्जा मिलती रहती है, लगातार कन्वेक्शन होता रहता है इस प्रोसेस से। लेकिन जब वो स्थल पर लैंड कर गया, लैंडफॉल हो गया उसका, तो ये जो आर्द्र वायु की जो उसकी आपूर्ति है वो उसकी रुक जाएगी, क्योंकि लैंड पर तो कोई मॉइस्चर का सोर्स नहीं है। और जब ये आपूर्ति रुक गई तो वो संघनन भी रुक जाएगा, संघनन भी रुक जाएगा तो उसको क्या होगी, संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं मिलेगी तो उसको ऊर्जा की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। ये मेन उसका रीजन था, एक जो सबसे बड़ा रीजन है। जैसे ही वो स्थल पर पहुंचते हैं तो उसकी ऊर्जा की जो आपूर्ति है या उसको ऊर्जा जो है जिससे मिलती है वो आर्द्रता रुक जाती है, उसकी समाप्ति हो जाती है। ये लिखना था, लेकिन एक से कुछ होने वाला नहीं है भाई, एक से क्वेश्चन थोड़ी पूरा हो जाएगा, तो हमें कई सारे और फैक्टर भी देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से और फैक्टर है। अच्छा दूसरी बात देखो, दूसरा कारण क्या होगा, लॉजिक ही लगाना पड़ेगा ना आपको। देखो एक कारण तो सबको पता ही है, ये वाला लॉजिक सबको पता है कि हाँ है, लेकिन क्वेश्चन में 2 पेज भरने हैं आपको, तो आपको अलग अलग तरह के क्या करने पड़ेंगे, लॉजिक लगाने पड़ेंगे, और आगे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे उसको लिखेंगे। तो मैं आपको पूरा वो लिखवा दे रहा हूं। अब दूसरा कारण देखो, दूसरा अगर होगा तो लैंड पर है तो यहां पर स्थल पर घर्षण क्या होता है, ज्यादा, लेकिन हमें इसके पैरा बनाने पड़ेंगे दो दो, पहले लिखेंगे कि ओशन सरफेस पर क्या होता है और फिर लिखेंगे लैंड पर क्या होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सागरीय सतह पर, ये लो सागरीय सतह, सागरीय सतह का घर्षण क्या होता है, यहां पर घर्षण कम होता है तो यहां पर विंड स्पीड क्या होती है, विंड स्पीड ज्यादा होती है, और अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो कोरियोलिस फोर्स का मान भी ज्यादा होगा, और दूसरा केंद्र में कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण होगा, हवाएं चारों तरफ से आएंगी केंद्र की ओर, पढ़ा था कल लास्ट वाले में, उसकी स्ट्रक्चर अभी पढ़ाऊंगा फिर से। तो वो जब आती है सेंटर के पास तो वो कन्वर्ज होती हैं और वो ऊपर उड़ जाती हैं। और दूसरा जितनी इनकी स्पीड ज्यादा होगी कोरियोलिस बल का मान भी उतना ज्यादा होगा, तो वो रोटेट करने लगती हैं सेंट्रल लो प्रेशर की और आई के चारों तरफ घूमती हुई ऊपर उठने लगती हैं। तो अगर ओशन सरफेस है तो वहां पर घर्षण कम है तो उसकी विंड स्पीड ज्यादा होगी, विंड स्पीड ज्यादा है तो कोरियोलिस फोर्स का मान भी ज्यादा होगा, और ज्यादा हवा अगर आ रही है तो वो ज्यादा कन्वर्ज भी होगी, अभिसरित भी होगी, और ऊपर भी ज्यादा उठेगी, और ऊपर ज्यादा उठेगी तो लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा, जो सेंटर में लो प्रेशर है वो बना रहेगा।
इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार डायग्राम फिर से याद करा देता हूं कि डायग्राम जो हमने बनाया था, देखो इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था। यहां पर याद हो तो ये ओशन की सरफेस थी, के बीच लो प्रेशर था। लास्ट क्लास में मैंने पूरा डायग्राम बना के दिखाया था आपको। और यहां पर हवाएं इस तरह से बाहरी क्षेत्र से यूं अंदर की ओर आती हैं और फिर वो इस तरह से ऊपर उड़ जाती हैं। ये आई वॉल का इलाका था, यहां से भी हवाएं आएंगी यूं और फिर यहां से ये ऊपर ऐसे उड़ जा रही थी और ये इस तरह से घूर्णन करती हुई उठती। तो अगर ये विंड स्पीड ज्यादा है तो कोरियोलिस बल का मान भी ज्यादा होगा, तो ये रोटेशन भी ज्यादा होगा। दूसरा, ये हवाएं ज्यादा इधर कन्वर्ज होंगी तो ये ज्यादा मात्रा में ऊपर भी उठेंगी और जिससे कंडेंसेशन की हीट ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि ये सारी की सारी जो हवा है वो मॉइस्ट है, आर्द्र है। तो जितनी ज्यादा ये ऊपर उठेगी उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा, उतनी ज्यादा हीट मिलेगी, उतना ज्यादा चक्रवात को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, आप अगर लैंड पर, ये ऐसे पानी से धीरे धीरे अगर लैंड पर चला जाएगा तो ये जो विंड स्पीड है वो कम हो जाएगी क्योंकि घर्षण ज्यादा है। तो दूसरा पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, ये सागरीय सतह के बाद में लिखूंगा स्थल पर या स्थलीय भाग या भाग पर फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है, घर्षण ज्यादा। और घर्षण ज्यादा तो विंड स्पीड क्या हो जाएगी, विंड स्पीड कम हो जाएगी। और अगर विंड स्पीड आपकी कम होगी तो क्या होगा, एक तो हवाओं का उत्थान धीमा हो जाएगा। अभी मैंने जो बताया था कि लगातार यहां पर हवाएं आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं और कन्वर्ज होकर लगातार ऊपर उठ रही हैं। और कोरियोलिस बल भी उसको ज्यादा मोड़ेगा तो वो रोटेट उनमें चक्रियता आएगी, वोर्टिसिटी आएगी उसमें, और वो यहां पर केंद्र तक ना पहुंच के ऐसे ऊपर उठने लगेंगे, जिससे ये लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। तो लेकिन अगर यहां पर होगा, विंड स्पीड जैसे ही कम होगी तो दो चीजें होंगी। एक तो विंड स्पीड कम होने से वायु का उत्थान क्या हो जाएगा, उत्थान कम होगा। और वायु का अगर उत्थान कम हो गया तो संघनन का क्या हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा कम मिलेगी और इससे क्या हो जाएगा, चक्रवात का बात कम। दूसरा क्या होगा, जब वायु का उत्थान नहीं होगा तो जो लो प्रेशर सिस्टम सेंटर में था वो कमजोर होने लगेगा, लो प्रेशर कमजोर होने लगेगा। केंद्र में जो है केंद्रीय लो प्रेशर है वो कमजोर होने लगेगा, इसका एक फैक्टर है। तीसरा क्या है, अगर विंड स्पीड अगर यहां पर कम हो गई तो इसकी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, वो विकृत हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी, देखो यहां पर बात करो। अगर यहां पर इस साइड से क्या आ रहा है, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है कोई, मान लो कि यहां पर कोई ऊंचा पर्वत है इस इलाके में, तो यहां पर जो विंड स्पीड होगी वो कम होगी, इस साइड में विंड स्पीड ज्यादा होगी। तो जो इसकी जो पूरी की पूरी आंतरिक संरचना है, जो ये पूरी तरह से व्यवस्थित है, इस सेंटर में लो प्रेशर है, फिर उससे दूर जाने पर आपको अलग अलग बैंड दिखाई देते हैं, तो वो सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी ये डिस्टर्ब कर देगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और क्षय होने लगेगा। तो आप इसको उससे भी लिख सकते हो और इससे भी लिख सकते हो, दूसरे वाले से। तो ये दोनों के दोनों इसके क्या है। अब तीसरा एक और इसका फैक्टर देखो, तो पहला हमने क्या देखा, लास्ट में हम इसको फिर से कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हमने देखा था इसको कि जो उसके ऊर्जा का स्रोत है या आर्द्रता के स्रोत की, आर्द्रता के स्रोत का क्षय हो गया। दूसरा हमने देखा अभी घर्षण देखा। और तीसरा पॉइंट देखो, अब स्थल पर है तो यहां पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, उच्चावच होते हैं। तो उच्चावच का भी टोपोग्राफी का पड़ेगा, रिलीफ का प्रभाव पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, देखो उससे दो चीजें होंगी। उच्चावच से एक तो इनका जो आकार है उसमें विकृति आ जाएगी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उनकी शेप है वो, उसमें विकृति आ जाएगी, सब जगह एक जैसी शेप नहीं रहेगी। दूसरा, इनकी आंतरिक जो संरचना है कि व्यवस्थित आंतरिक संरचना, व्यवस्थित आंतरिक संरचना विखंडित हो जाएगी। ये तो नॉर्मल जो फैक्टर है वो हो गया। जो इसका असली जो कारण है वो एक और है, जो आप लॉजिक से लगाना चाहिए था आपको, कि मान लो कि इनके मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध आ गया,
मान लो कि मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, यहां पर एक कोई पर्वतीय अवरोध आ गया और साइक्लोन यहां से यूं आ रहा था। अब वो इसके सहारे इसका उत्थान होगा। जब इसका इसके सहारे उत्थान होगा तो यहां पर रेनफॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर मैं यहां लिखूं इस जगह को, इस चीज इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर मान लो रास्ते में पर्वतीय अवरोध आ गया, पर्वतीय अवरोध होगा तो वायु का क्या होगा, उत्थान होगा, अपलिफ्ट होगी एयर, अपवर्ड मोशन होगा। तो यहां पर अगर ये उत्थान होगा तो रेनफॉल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वर्षा की मात्रा वहां पर बढ़ जाएगी। पहाड़ों के सहारे जब हवा ऊपर उठेंगी तो वर्षा बढ़ जानी है। लेकिन जैसे ही रेनफॉल बढ़ गई तो वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाएगी, वायु में आर्द्रता की मात्रा मात्रा कम हो जाएगी। और वायु में अगर आर्द्रता की मात्रा कम हो गई तो इसकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे इसका जो धीरे धीरे वर्षा होनी चाहिए थी वो एकदम से हो गई। और एकदम से हो गई तो जो एयर थी वो सारा का सारा अपना मॉइस्चर को लॉस कर देगी। तो मॉइस्चर लूज कर गई वो, तो उसमें अब आर्द्रता की मात्रा है ही नहीं, ड्राई एयर हो गई। तो ड्राई एयर होने की वजह से उसको संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं मिलेगी और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये तो एक कारण है। ये भी आपको ध्यान में रखना था कि पर्वतीय अवरोध आते हैं, इसके साथ साथ और भी इसमें लिख सकते थे कई चीजें। पर्वतीय अवरोध आएंगे तो उनकी संरचना, वो जो ऊपर लिखा था वो भी, कि उसकी पूरी की पूरी व्यवस्थित संरचना खराब हो जाएगी, उनकी शेप बिगड़ जाती है। ये भी लिख सकते हैं कि पर्वतीय अवरोध या स्थलाकृतिक अवरोध अगर आ जाते हैं तो वो कई भागों में टूट जाता है, वो विखंडित हो जाता है पूरा। कि मान लो क्या होगा, वो घाटियों में, उसके अंदर घाटियां होंगी, अलग अलग तरह में स्पर्श निकले होंगे, तो इसकी पूरी की पूरी संरचना ही टूट जाएगी। क्योंकि सामने अवरोध है बहुत बड़ा, तो ये उसको क्रॉस तो कर नहीं पाएगा। तो करेगा तो वो क्या करेगा, जहां से स्पेस मिलेगी हवाएं उधर से, तो पूरा का पूरी इसकी स्ट्रक्चर ही क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो वो हम ऊपर वाले में देख चुके थे, इसमें हम अलग से लिख देते। दूसरा, ये इनकी डायरेक्शन को भी, अगर उच्चावच है तो इनकी डायरेक्शन को भी प्रभावित करेंगे, दिशा। हो सकता है कि अवरोध इस तरह के हों कि वो उनको आंतरिक भागों की ओर ले जाए, स्थलीय भागों में अंदर की ओर ले जाए। और हो सकता है स्थलीय अवरोध ऐसे हो कि जो वापस उसे समुद्र की ओर, सागर की ओर मोड़ दे। अगर उसको वापस सागर की ओर मोड़ दिया तो वापस से इंटेंसिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर उसको स्थल के आंतरिक भागों में ले गए और अंदर अगर वो चला गया, तो अंदर चला गया तो उसको वही मॉइस्चर का सोर्स खत्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो टोपोग्राफी जो होती है, जो उच्चावच है, वो भी प्रभावित कर। लेकिन हमें इतना नहीं लिखना, बस इतना लिख देंगे तो मोर देन इनफ, बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद एक और फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना है, देखो चौथा, चौथा है ड्राई एयर, शुष्क वायु, वायु का अंतर्वाह। तो इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रेनमेंट ऑफ ड्राई एयर। एंट्रेनमेंट ऑफ ड्राई एयर का मतलब कि ड्राई एयर आने लगती है। देखो सागर पर थी तो मॉइस्चर वाली हवा थी, आर्द्र वायु थी। लेकिन जब आप लैंड पर पहुंचते हो तो आर्द्रता का स्रोत तो खत्म हो गया, महासागर तो खत्म हो गए। अब वहां पर क्या है, लैंड पर ड्राई एयर है। और अगर ड्राई एयर होती है तो ये भी याद रखने वाला एक कंसेप्ट है साइंस का, ड्राई एयर होती है तो वो ज्यादा भारी होती है, वो डेंस होती है। भारी का मतलब वो ज्यादा डेंस होती है। और डेंस होगी तो इससे क्या होगा, एक तो इससे क्या होगा, वायु का उत्थान कम हो जाएगा, वायु का उत्थान कम होगा। और वायु का उत्थान कम हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जो सेंटर का लो प्रेशर है वो प्रेशर कमजोर। दूसरा, वायु का उत्थान कम होगा, लो प्रेशर भी कमजोर हो गया, और साथ में संघनन की गुप्त ऊष्मा भी तो क्या हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा। यूं कहो कि उसकी ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से भी लिख, क्या होगा, अगर वायु का उत्थान कम होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम। और ड्राई एयर में तो वैसे ही मॉइस्चर नहीं है तो उसका ऊर्जा की उपलब्धता, तो ड्राई एयर डेंस होती है, वो ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, वो ऐसे नीचे रहने लगेगी। तो जो सेंटर में लो प्रेशर था, ये वाला जो हमने बनाया था यहाँ पर डायग्राम, ये, तो ये हवा ऐसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, यहीं पर बैठने की कोशिश करेगी। तो ये लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगेगा। और जब वीक होने लगेगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन होगा कब, जब ये लैंड पे पहुंचे, भी हम इसमें लिख सकते थे। तो ये भी एक इसका क्या है, कारण है, जो हमने अभी देखा ड्राई एयर वाला। एक और यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, आपने सुना होगा विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट।
तो जो ओशन होता है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है, अर्थात वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ओशन जो होता है, मान लो कि सागरीय पार्ट है, उसकी स्पेसिफिक हीट, एसएच को बोल रहा हूं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा वो ज्यादा होती है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होता है, अर्थात वो वहां पर क्या होगा, वो ज्यादा देर तक गर्म बना रहेगा। तो चक्रवात लंबे समय तक बने रहते, क्या होता है, चक्रवात लंबे समय तक बने। लेकिन अगर आप कहां पर आ गए हो, लैंड पर आ गए हो, स्थल पर आ गए हो, तो यहां पर रात में क्या होगा, नाइट में क्या होगा, नाइट में टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ट्रॉपिकल साइक्लोन इससे क्या हो जाएगा, कमजोर। और ये नाइट में टेम्परेचर कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक क्या होती है, लैंड कम होती है। तो यहां नहीं, यहां लिख सकते थे इस पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम होती है। तो रात में जब बहुत तेजी से जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तो रात का टेम्परेचर कम होने की वजह से हवाएं ऊपर उठ ही नहीं पाएंगी। जब हवाएं ऊपर ज्यादा नहीं उठ पाएंगी, तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। तो विशिष्ट उष्मा भी इसका एक, तो ये इतने सारे कारण थे जिसकी वजह से जब ट्रॉपिकल साइक्लोन का लैंडफॉल होता है, जब वो स्थलीय भाग पर पहुंचता है, तो धीरे धीरे कमजोर होकर वो समाप्त होने लगता है। अब एक डायग्राम तो हमने वहां बनाया था, एक डायग्राम और हमें बनाना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी से बनाना चाहिए, कि हम उसको किस तरह से बता सकें कि ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाए। एग्जामिनर को देखो, इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहां बताऊं इस तरह से, बस छोटा सा बनाना यूं, तो आइडिया हो जाए कि हाँ हमें ये ओशन का पार्ट है। और अगर मैं इसको बना दूं कि यहां पर लो प्रेशर सिस्टम है आपका, ये रहा लो प्रेशर, यहां पर इसका लो प्रेशर है, तो हवाएं इस तरह से आएंगी, और मैं यहां पर इसको बिठा दे रहा हूं हवाओं को, जो यहां पर हवाएं ऐसे और इस तरह से ऊपर जाएंगी। याद है लास्ट क्लास में हमने ये डायग्राम बनाया था, और यहां से भी यहां से इस तरह। लेकिन मैं अब यहां पर ये डायग्राम मैंने बनाया था, अब हम यहां पर कुछ चीजों को सही करेंगे, ठीक है? और यहीं पर हम एक बार ये भी बना देते हैं कि यहाँ पर सेंटर में हवाएं इस तरह, आपका ये आई वाला पार्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई है। फिर यहाँ पर आई वॉल हो जाएगा, फिर स्पाइरल रेन बैंड हो जाएंगे, ये एनुलर जोन है जहां पर हवाएं बाहरी क्षेत्र में जाकर, ये हमने बनाया था। लेकिन हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पर दिखाना है कि अगर मान लो कि ये तटीय क्षेत्र में पहुंचे ये साइक्लोन, और ये साइक्लोन को अगर हम इस तरह से बनाए कि ये पूरा का पूरा साइक्लोन क्या कर रहा है, इस तरह से यूं एस टू, डायरेक्शन भी हमने बता दी कि किधर से किधर ज्यादातर मूव कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अब बनाऊंगा कि यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर एक, अब जब इस क्षेत्र में कोई पर्वतीय भाग होगा, तो यहां से जो हवाएं चलेंगी, इनके बीच में ये देखो, ये अवरोध की तरह काम करने लगा। और देखो इनकी क्या हो गया, यहां से हवाएं तो लगातार आ रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र से हवाएं क्या कर रही हैं, फ्रिक्शन ज्यादा। दूसरा यहाँ पर भी लैंड है, तो इसका भी फ्रिक्शन ज्यादा है। ये पूरा का पूरा क्या है, स्थलीय भाग है ये वाला, तो स्थलीय भाग का फ्रिक्शन तो ज्यादा है ही है, लेकिन इस भाग का तो फ्रिक्शन और भी ज्यादा है। तो यहां से हवाएं तेजी से यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर वो धीरे धीरे पहुंच रही है। तो इसकी पूरी की पूरी जो आंतरिक संरचना है वही बिगड़ गई, इस साइड में अलग है, इस साइड में अलग है। यहाँ पर जो आई वॉल है, स्पाइरल रेन बैंड है, वो डेवलप हो पाएंगे अच्छे से, यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर वो मॉइस्चर जल्दी लूज कर जाएगा, क्योंकि हवाएं ऊपर से उठ रही हैं इस तरह से, तो ये लूज कर जाएगा मॉइस्चर। तो हम यहां पर लिख सकते थे कि इस जगह पर अगर मैं लिखूं, ये क्या स्थल है, ये भाग है, तो यहां पर क्या हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो यहाँ विंड स्पीड क्या है। दूसरी चीज मैं लिखूंगा कि ये लैंड पर है, तो यहां पर मैं लिख दूं कि ये कैसी एयर है, हाई एयर। तो यहां पर शुष्क वायु आ रही है, क्योंकि मॉइस्चर का सोर्स तो खत्म हो गया, ये ओशनिक पार्ट था।
तो यहाँ पर ओशनिक पार्ट का मॉइस्चर खत्म हो गया, यहाँ पर तो ये लैंड के पार्ट में आ गया, तो यहाँ पर ये ड्राई एयर है, ये भी यहाँ पर आएगी, तो ये भी कैसी है, सॉरी ये भी ड्राई एयर है, क्योंकि ये लैंड पर है। तो एक तो यहां पर देखो फ्रिक्शन जब को मैंने दिखा दिया, दूसरा मैंने यहां पर ड्राई एयर को दिखा दिया, तीसरा मैं यहां पर ये भी लिख दूंगा इसी डायग्राम में कि यहां पर जो कन्वेक्शन है क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसी डायग्राम में दिखा, इतनी बार दिखा दोगे तो मोर देन इनफ है, बाकी सारी चीजें वहां लिखी। और भी अगर आप चाहते हो इसमें लिखना तो वो जो फैक्टर है उनको यहाँ पर, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। इस तरह से एक डायग्राम को खुद से क्रिएट किया जा सकता है कि मैंने दिखा दिया कि भाई ये बना यहां पर था और उसके बाद ये शिफ्ट होकर लैंड पर आ गया, लैंड पर आने के बाद यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा है तो विंड स्पीड कम हो गई। यहां पर इस तरह के पर्वतीय अवरोध भी हैं, इसकी वजह से भी फ्रिक्शन है, इसकी वजह से इसकी व्यवस्थित संरचना भी क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, उसकी आकृति, उसकी जो आकार है, जो उसका शेप है वो भी विकृत हो जाता है। इसके अलावा ये ड्राई एयर का जब एंट्रेनमेंट होता है, जो यहां तक इसका अंतर्वाह होता है, तो इसका उत्थान कन्वेक्शन कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, ये ऊपर उठ नहीं पाती, डेंस होती है। इसके बराबर में ये भी लिख सकते हो, ये कैसी होती है, डेंस होती है। तो ये ऊपर नहीं उठ पाती, इसका यहीं पर बैठने लगती है, तो ये लो प्रेशर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, जिससे ये धीरे धीरे साइक्लोन का, तो ये हमने पूरा का पूरा बता दिया। दूसरा डायग्राम हम इसी के बराबर में यहाँ पर चाहते तो एक पेज पे पूरा पे लेते, आधे पे इसको बना लेते और इधर वाले पार्ट में हम यहाँ पर बीच में वो इंडिया वाला मैप बना लेते, पहले बनाया। यहाँ पर हम बना सकते थे, यहाँ पर हम ITC-Z को भी बना सकते थे, के अंदर यूं साइक्लोन बनते हैं बड़े, और फिर ये धीरे धीरे साइज होने लगता है। इस तरह का डायग्राम ही बना, ये क्या है, ITC-Z है, ये ओशनिक पार्ट है, तो यहां से बने और धीरे धीरे ये अंदर की ओर आए, तो इससे ये भी पता लग जाएगा कि आपको पता है इनका निर्माण ITC-Z से संबंधित है, तो आपको उसकी उत्पत्ति के अलग से कारण भी नहीं लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर बता दिया कि उत्पत्ति ITC-Z से संबंधित है, दूसरा लिखा कि ये कौन से पार्ट में, ओशनिक पार्ट में है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से तो हमने लिख ही लिया कि कोरियोलिस फोर्स की वजह, तो ये सारे कारण आप यहाँ पर लिख के इसको पूरा का पूरा इसकी मेन बॉडी को बना सकते हैं। इसके बाद लिखना होगा इसका कंक्लूजन का निष्कर्ष। तो क्या कर सकते हो, या तो एक तरह से लिखते हो कि इस प्रकार आर्द्रता की आपूर्ति के अभाव में, ड्राई एयर के अंतर्वाह के कारण, व्यवस्थित संरचना में विकृति के कारण या विखंडित होने के कारण स्थल पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे कमजोर होता है और इसका क्षय हो जाता है। या तो इस तरह से लिख दीजिए, या इसको कुछ क्या कर दीजिए, एक प्रॉब्लम के साथ लिख दीजिए कि कुछ अनुसंधानों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, कुछ अनुसंधानों में क्या पाया गया है, कुछ में पाया गया, इसीलिए मैं लिख रहा हूं कुछ अनुसंधान, अभी ये पूरी तरह से फैक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ रही है, आर्द्रता बढ़ रही है वायु में। तो कुछ अनुसंधानों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ रही है, जिससे इनके क्षय में विलंब हो रहा है। या यूं भी लिख सकते हो के कारण ये स्थल पर पहुंचने के बाद भी लंबे समय तक इनकी समाप्ति नहीं होती है, ये लंबे समय तक बने रहते हैं, ये लिख सकते थे आप। क्या हुआ है कि नई रिसर्च जो सामने आ रही है उनमें ये माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ रही है, के कारण इस स्थल पर पहुंचने के बाद भी लंबे समय तक बने रहते हैं, इनका डिके नहीं होता, इनका क्षय नहीं होता। अतः इनकी नवीन प्रवृत्तियों को समझना और इनका प्रभावी आपदा प्रबंधन आवश्यक है, ताकि इनके प्रति जोखिमों को कम किया जा सके। दैट्स ऑल। आपने क्या किया, प्रॉब्लम बताई और उसके साथ उसका सोल्यूशन बता दिया कि अब क्या हो गया, इनपे क्षय में विलंब हो रहा है या इनका डिके लेट हो रहा है। उसके बाद लिखो, इसलिए इनकी क्या करना है, इनकी नवीन प्रवृत्तियों को समझना, प्रवृत्तियों को समझना एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन, प्रभावी आपदा आवश्यक है, ताकि इनके प्रति जोखिमों को कम किया जा सके, ताकि इनके प्रति जोखिम को कम किया जा सके।
हो गया क्लियर है? जल्दी में मैंने लिख दिया ये सब, तो आपको इस पे क्या करना है ये ध्यान दें। अब एक बार दोबारा से अगर हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले तो हमने देखो इस क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने कीवर्ड क्या निकाला कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित है और पूछ रहा है क्या, इनकी उत्पत्ति कहां हो रही है, उत्पत्ति कहां होती है, महासागरों पर होती है। और फिर कह रहा है कि जब ये स्थल पर पहुंचते हैं, स्थल पर पहुंचने पर क्या होता है, का क्षय हो जाता है, का डिके हो जाता है। और इसका हमें क्या लिखना है, और दूसरा उसमें कीवर्ड क्या है, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन। ये इसके कीवर्ड थे, तो कीवर्ड में हमने लिखा कि ये हमें लिंक करना है कि स्थल पर पहुंचने पर ये खत्म क्यों हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि इसकी उत्पत्ति क्या कारण है कि ये ओशन पर उत्पन्न होते हैं। फिर इसको हम इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक्सप्लेन करना है तो पूरा समझाना है एग्जामिनर को। तो हम क्या करेंगे, अब इसका लिखेंगे सबसे पहले इंट्रो। इंट्रो में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन, फिर हम इसकी मेन बॉडी में आएंगे और वहां पर हम पहले लिखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहां होती है, सागरों पर होती है। उत्पत्ति कहां हुई, उत्पत्ति महासागरों पर। और फिर ये विंड्स के साथ कहां पहुंचता है, पवनों के साथ स्थल पर पहुंचते हैं। स्थल पर यहाँ इनका क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये कमजोर हो जाते हैं और इनका विनाश हो। और फिर देखेंगे इनके निम्नलिखित कारण। तो कारणों में सबसे पहले तो बताना होगा कि उसकी उत्पत्ति क्यों होती है। तो मैंने सबसे पहले बताया था इसमें आर्द्रता के स्रोत की, आर्द्रता के स्रोत का क्षय होना, समाप्ति होना। दूसरा हमने लिखा था इसके अंदर क्या होगा, तीसरा हमने लिखा था उच्चावच का प्रभाव, उच्चावच का प्रभाव। चौथा हमने लिखा था ड्राई एयर, शुष्क वायु का अंतर्वाह। ड्राई एयर मतलब शुष्क वायु का अंतर्वाह। फिर हमने लिखा था पांचवा विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हमने लिखा था। ये 5 पॉइंट हमने इसके अंदर लिखे थे। इस उच्चावच वाले के प्रभाव में हम और भी कुछ लिख सकते थे कि उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फिर हमने आगे इसके बारे में लिखा, हमने इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले कि इसका लिख देंगे कि कारण क्या था, उत्पत्ति का कारण ये क्यों आवश्यक है। और फिर इसकी कमी से क्या हो जाता है कि ना होने से जो प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के क्या लिखा था कि ऊर्जा का क्या हो जाता है, ऊर्जा के स्रोत का लॉस हो जाता है। मॉइस्चर है वही उसको कंडेंसेशन की हीट के रूप में ऊर्जा देता है। तो जब स्थल पर पहुंचते हैं तो वो मॉइस्चर रहता नहीं है, तो कंडेंसेशन नहीं हो पाता उतना, और उसकी वजह से उसको कंडेंसेशन की हीट नहीं मिलती, जिससे वो समाप्त हो जाता है। फिर हमने घर्षण लिखा, फ्रिक्शन की वजह से विंड स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विंड स्पीड कम हो जाने से उसकी एक तो शेप में चेंज हो जाएगा, दूसरा हवाओं का उत्थान कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लो प्रेशर वीक होने लगता है। और कन्वेक्शन कम होने की वजह से आपका संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होनी कम हो जाती है, इससे ऊर्जा की कमी हो जाती है। तीसरे में हमने लिखा उच्चावच का प्रभाव। इसमें भी हमने लिखा कि उसके जो साइक्लोन है उसकी जो व्यवस्थित आंतरिक संरचना है वो विखंडित हो जाती है, उसके शेप में चेंज आ जाता है। और फिर हमने लिखा था कि जब उच्चावच के सहारे, किसी पर्वतीय अवरोध के सहारे साइक्लोन ऊपर उठता है तो वहां पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। वर्षा की मात्रा बढ़ने से वायु में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, और मॉइस्चर की कमी होने से उसको आर्द्रता के स्रोत की कमी हो जाती है, संघनन कम होगा, गुप्त ऊष्मा कम होगी। ये वही है, सेम है। सभी में कुल मिला के क्या लिखना है, वही सोर्स आर्द्रता के स्रोत के रूप में, लेकिन घुमा घुमा के लिखना चीजों को। फिर शुष्क एयर आती है, ड्राई एयर। जब ड्राई एयर पहुंचती है तो भारी होती है, तो ऊपर नहीं उठ पाती है। ऊपर नहीं उठेगी तो लो प्रेशर वीक हो जाएगा सेंटर वाला। दूसरा, ड्राई एयर ऊपर नहीं उठेगी तो कन्वेक्शन लिमिटेड हो जाएगा, तो वो जो चक्रवात है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। फिर लिखा विशिष्ट ऊष्मा कि रात में क्या होता है, स्थलखंड बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, तो रात के समय में उसकी ऊर्जा के स्रोत की कमी हो जाती है, कन्वेक्शन लिमिटेड हो जाता है, इसकी वजह से जो सेंटर का लो प्रेशर है वो वीक होने लगता है, और वीक होने लगेगा तो साइक्लोन धीरे धीरे समाप्त। ये इसके कारण है। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या लिखा था, इसका निष्कर्ष लिख दिया था। निष्कर्ष में हमने लिख दिया कि कुछ अनुसंधानों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ रही है, और जिसके कारण ये स्थल पर पहुंचने के बावजूद भी इनका ये लंबे समय तक बने रहते हैं, और जो वहां पर भारी क्षति का कारण बनते हैं। इसलिए इनकी नवीन प्रवृत्तियों को समझना और इनका प्रभावी आपदा प्रबंधन आवश्यक है, ताकि इनके प्रति जोखिमों को कम किया जा सके। वो निष्कर्ष हो जाएगा।
या यूं भी लिख सकते थे कि इन सभी कारणों से जब कोई चक्रवात लैंडफॉल करता है तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है और उसका समाप्ति हो जाती है। इनको वो समराइज करके आपको लिख देना। इस तरह से इसके आंसर को हम लिख सकते थे। देखो फ्रेमिंग करनी थी, आपको सोचना होगा कि सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन है, फिर हमने देखा कि इसके ये कीवर्ड हैं, उसने पूछा हमसे क्या है, तो हमने देखा कि पूछा उसने है कि इसका ओरिजिन महासागर पर होता है लेकिन लैंड पर पहुंचते ही इसका विनाश होने लगता है। तो हमें जो पूछा है हमें वही लिखना है, फालतू की बातें नहीं, उसके सारे कारण लिखने की हमें जरूरत नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है। और फिर मैंने इसके साथ बताया था आपको डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम बना देंगे, दो पहले बनाए थे। तो ये इसका पूरा का पूरा आइडियल मॉडल आंसर